साल 2030। जब विज्ञान अपने सबसे विकसित चरण में था और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बना ली थी, तब बारी थी ब्रह्मांड के उन कोनों में झांकने की जहां आज तक असीम शांति के अलावा कोई भी नहीं झांक सका था। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि न सिर्फ अंतरिक्ष की गहरी तस्वीरें लेने में माहिर था, बल्कि उन संकेतों को पकड़ने में भी सक्षम था जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आ रहे थे। यह टेलीस्कोप इंसानी इतिहास की वो उपलब्धि थी जो आने वाले समय में इंसानों और इस धरती की कायापलट करने में सक्षम था। और 25 दिसंबर 2021 को फाइनली जब इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो यह शायद ही कोई जानता था कि आज से 9 साल बाद यह एक ऐसे सिग्नल की खोज करेगा जो इंसानों के आज तक की खोज से परे होगी। दरअसल यह वर्ष 2030 था, जब अपने रूटीन सर्विलांस के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ असामान्य खोज की। यह एक रहस्यमय संकेत था। यह कोई सामान्य रेडियो सिग्नल नहीं था, बल्कि इसकी संरचना कोडेड थी, जैसे किसी ने इसे विशेष रूप से भेजा हो। और जब इस पर शोध किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह मैथमेटिकल पैटर्न था, जिसमें एक छुपा हुआ स्टार मैप मौजूद था। अर्थात इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा था जो अपनी उपस्थिति का संकेत हमें भेजने का प्रयास कर रहा था, जो यह चाह रहा था कि कोई इंटरस्टेलर प्रजाति उनके ग्रह पर पधारे। पर आखिर वो कौन था? क्या यह संकेत किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से आया था? क्या वे हमसे संपर्क करना चाहते थे, या यह कोई चेतावनी थी? और इन सब से भी बड़ा सवाल यह था कि क्या हमें इस संकेत का जवाब देना चाहिए, या ऐसा करना हमारे लिए खतरे को न्योता देने जैसा था। और इसी सवाल के साथ शुरू होती है इस युग की सबसे बड़ी अंतरिक्ष यात्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत है अंतरिक्ष रहस्य से भरे केएस ज्ञान चैनल द्वारा प्रस्तुत एक स्पेस डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है जर्नी टू एन इंटरस्टेलर प्लैनेट। एलियन से संपर्क। यह मुद्दा अब किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं रहा, यह हकीकत बन चुका था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पकड़े गए रहस्यमय संकेत की खबर आग की तरह फैल गई थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, और इन चीजों ने वैज्ञानिकों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन हर कोई इतने उत्साहित नहीं था। दरअसल इस एलियन सिग्नल ने इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें पहले पक्ष थे द सपोर्टर्स। ये वो लोग थे जो मानते थे कि हमें इस संकेत के स्रोत तक जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और नए मित्र बनाने चाहिए। वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स का मानना था कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मौका है, एक नई सभ्यता को जानने का, शायद इंसानियत के लिए नए आयाम खोलने का। इनका तर्क था, अगर वे हमसे संपर्क कर रहे हैं तो वे हमसे ज्यादा एडवांस नहीं होंगे, शायद वे मुसीबत में हों और हमसे मदद मांग रहे हों। अगर हम पीछे हटे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। वहीं दूसरे थे द रेजिस्टेंस। ये वो लोग थे जिन्हें सब कुछ बहुत खतरनाक लग रहा था। उनका मानना था कि यह सिग्नल कोई जाल भी हो सकता है, क्या पता
दूसरी सभ्यता इससे हजारों साल आगे हो और उनका इरादा दोस्ती नहीं बल्कि कब्जा करने का हो, क्योंकि आज तक उन्होंने सारे साई-फाई मूवी में यही कॉन्सेप्ट देख रखा था और इसलिए इनका तर्क था एलियन किसी और ग्रह पर छुट्टी मनाने नहीं बुला रहे हैं। अगर वे सच में इतने अच्छे होते तो खुद ही पृथ्वी पर आ जाते। क्या हम वाकई इतिहास में वह मूर्ख प्रजाति बनना चाहते हैं जो अपने ही विनाश को न्योता दे? और इन दो गुटों में बंटने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हर तरफ प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने मीट द एलियंस के बैनर उठाए तो कुछ ने स्टे अवे फ्रॉम स्पेस के। पर दिन प्रतिदिन यह विवाद बढ़ते चला गया। वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धार्मिक समूहों की अपीलें, सरकारों की सीक्रेट मीटिंग्स, यह मामला अब गंभीर हो गया था और अब बारी थी कोई फैसला लेकर इस पूरे डिबेट को खत्म करने की, जिसको लेकर एक ऑनलाइन ग्लोबल वोटिंग का आयोजन हुआ। दरअसल जब विवाद बढ़ता गया तो संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पूरे विश्व में एक ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की गई और इसके जब नतीजे आए तो ये काफी चौंकाने वाले थे। दुनिया के 75% लोग सपोर्टर्स के पक्ष में थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि इस संकेत के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जाए। वहीं मात्र 25% लोग रेजिस्टेंस के पक्ष में थे, जिन्हें यह भयंकर खतरा लग रहा था। तो वोटिंग के अनुसार अब बारी थी इस सिग्नल की जांच पड़ताल करके आगे एक मिशन की शुरुआत करने की। पर यह आसान कभी भी नहीं होने वाला था। दुनिया ने वोटिंग कर दी थी। 75% लोगों ने समर्थन दिया था और इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। लेकिन समर्थन देना आसान था, असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह कोई साधारण ग्रह होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि यह ग्रह हमारी आकाश गंगा के बाहर स्थित था, अर्थात यह इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद था और इसलिए यह इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला था, जिसके लिए विश्व के कुछ बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों को मिलाकर इस मिशन पर काम करना होता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इतिहास में पहली बार 3 सबसे बड़े स्पेस एजेंसियों ने साथ काम करने का फैसला किया। इसरो, जो कि सबसे सस्ती और स्मार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इजाद करने में माहिर था। रॉसकोमोस, जिसे रफ और टफ स्पेस मिशन में मास्टरी हासिल थी, और नासा, जो दुनिया का सबसे उन्नत और विशाल स्पेस प्रोग्राम था। तीनों ने ही इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कसने का फैसला लिया। पर इन सब के बावजूद अब सवाल यह था कि वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि वर्तमान में जो दुनिया भर में रॉकेट्स थे वे बेकार थे। स्पेस एक्स के स्टारशिप बिल्कुल स्लो थे। नासा के आर्टेमिस रॉकेट मून तक तो ठीक थे, लेकिन दूसरी आकाश गंगा तक जाने में असक्षम थे। और भारत के पास भी ऐसा कोई सुपरसोनिक रॉकेट था ही नहीं। यानी कि अब हमें चाहिए था एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड की आधी या पौनी गति से यात्रा करने में सक्षम हो। परिणाम स्वरूप सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर अब तक का सबसे तेज और एडवांस स्पेसक्राफ्ट बनाने की योजना बनाई और इसका नाम दिया गया इंटरस्टेलर अर्थ। इस स्पेसशिप की खूबियां कुछ इस प्रकार से थी। इसकी स्पीड प्रकाश की गति का 25% है, यानी अब तक के किसी भी स्पेसक्राफ्ट से हजारों गुना तेज होने वाला था। इसमें ईंधन फ्यूजन प्लस एंटी मैटर ड्राइव होने वाला था, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलने वाला था। वहीं ऊर्जा स्रोत डायसन स्वार्म टेक्नोलॉजी, सूरज से डायरेक्ट एनर्जी लेने वाला सिस्टम पर आधारित था और क्रू में वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और खगोल शास्त्री मिलाकर कुछ 30 लोग होने वाले थे। तैयारी शुरू हुई और इसमें वैज्ञानिकों को लगातार एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस स्पेसशिप का पहला इंजन टेस्ट फेल साबित हुआ,
क्योंकि इस दौरान इंजन इतना गर्म हुआ कि पूरी लैब ही जल गई। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर मेहनत कर दूसरा इंजन टेस्ट किया, लेकिन यह भी आधा फेल साबित हुआ। और इसमें इंजन तो चला, लेकिन गजब का रेडिएशन निकला, जिससे आधे वैज्ञानिकों के बाल उड़ गए। और फिर इन दोनों ही फेलियर से सीखकर जब वैज्ञानिकों ने इस इंजन की तीसरी बार टेस्टिंग की, तब जाके उनका यह टेस्ट सफल हुआ और अब चीजें सही होने लगी। तकरीबन 6 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार मिशन इंटरस्टेलर अर्थ तैयार था और अब बारी थी मिशन लॉन्च करने की। पर इससे पहले अब तक सबसे बड़ा सवाल था, कौन जाएगा इस मिशन पर। साधारण सी बात है, यह कोई चांद की ट्रिप नहीं थी और यह कोई मार्स मिशन भी नहीं था। यह इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन था और यह वन वे ट्रिप भी हो सकती थी, यानी वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। और इसलिए क्रू का चयन भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाने वाला था। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर क्रू का चयन किया गया और वे कुछ इस प्रकार थे। मिशन कमांडर थे कैप्टन आर्यन सिंह, जो भारत के सबसे युवा लेकिन सबसे जीनियस अंतरिक्ष यात्री थे। साइंटिफिक लीडर थे डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर, ये जो अमेरिका के एक्सोप्लैनेट स्पेशलिस्ट थे। इंजीनियरिंग हेड इगोर रोमानोव थे, जो रूस के मशीनरी और फ्यूजन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे। बायोलॉजिस्ट थे डॉक्टर ली वैन, जो चीन से आते थे और वे एलियन लाइफ के स्पेशलिस्ट थे। सिक्योरिटी टीम में 5 एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स थे, क्योंकि पता नहीं वहां कौन कौन मिलेगा। क्रू के चुनाव होने के बाद लॉन्च डे की तारीख 10 जनवरी 2031 रखी गई और स्थान था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डीप स्पेस लॉन्च पैड। इंटरस्टेलर अर्थ का इंजन दहाड़ा और रॉकेट प्रकाश की 25% गति से ब्रह्मांड में समा गया। धरती से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। क्रू के चेहरे पर रोमांच और घबराहट दोनों थी, क्योंकि अब तक इंसानों ने इतनी स्पीड से कभी यात्रा नहीं की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। क्या वे सही जगह पहुंचेंगे? क्या यह यात्रा सच में सुरक्षित थी? क्या वह ग्रह वैसा था जैसा सोचा गया था? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें मिलने वाले थे। इंटरस्टेलर अर्थ अब प्रकाश की 25% गति से यात्रा कर रहा था। इतिहास में पहली बार इंसान हमारी आकाश गंगा के बाहर जाने वाला था। लेकिन सफर सिर्फ रफ्तार से नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी से भी पूरा किया जाता है। समस्या यह थी, हम जा तो रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा। जहां एक ओर स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा पर था, वहीं दूसरी ओर धरती पर वैज्ञानिकों की एक टीम इन संकेतों को और गहराइयों से समझने में लगी थी कि क्या ये संकेत मदद की गुहार थे, या क्या ये किसी सभ्यता की ओर से वेलकम मैसेज था, या फिर यह एक जाल था। संभावनाएं कुछ भी हो सकती थी। वैज्ञानिकों ने जितनी गहराई से सिग्नल को डिकोड किया, उतने ही अजीब नतीजे सामने आने लगे। दरअसल यह संकेत हमारी आकाशगंगा के बाहर एक अज्ञात स्टार सिस्टम से आया था, जिसकी अब तक किसी ने तलाश नहीं कर रखी थी। इस स्टार सिस्टम का सूर्य हमारे सूर्य से बड़ा और अधिक गर्म था। वहीं सिग्नल आने वाले ग्रह की स्थिति उस स्टार सिस्टम में 6वीं थी, लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन में था, मतलब वहां जीवन पनप सकता था। वहीं वैज्ञानिकों को मिला यह सिग्नल केवल रेडियो वेव्स नहीं था, इसमें जटिल गणितीय संरचनाएं थीं जो पूरी तरह से एक स्टार मैप को दर्शाती थी। मतलब यह गलती से नहीं भेजा गया था, इसे जानबूझकर सोच समझकर भेजा गया था। पर क्या यह संकेत दोस्ताना था? जैसे जैसे डेटा का विश्लेषण आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों को कुछ अजीब और परेशान करने वाली बातें पता चली। ये संकेत हर 3 महीने में रिपीट हो रहे थे। इनमें कुछ शब्दों जैसे पैटर्न दिख रहे थे, लेकिन यह किसी भाषा से मेल नहीं खा रहे थे। इन संकेतों में कुछ ऐसी तरंगें थी जो कृत्रिम लग रही थी,
मतलब यह किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आए थे। यानी कि अगर यह संकेत किसी एलियन सभ्यता ने भेजे हैं तो वे खुद को खोजने क्यों दे रहे हैं? यह सवाल पूरे वैज्ञानिक टीम को उलझन में डाल रहा था और इसलिए वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि जब तक इंटरस्टेलर अर्थ उस ग्रह तक न पहुंच जाए तब तक कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पर सवाल यह भी था कि अगर वे हमें देख रहे हैं तो क्या वे पहले ही जान चुके होंगे कि हम आ रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ इन सारे विश्लेषणों के बीच अब इंटरस्टेलर अर्थ अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। लॉन्ग रेंज स्कैनर को ऑन करो, गुरुत्वाकर्षण स्टेबलाइजर भी तैयार है, हम लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंटरस्टेलर अर्थ अब अपने लक्ष्य के करीब था। लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद टीम उस ग्रह को खुद अपनी आंखों से देखने वाली थी जिसका संकेत पृथ्वी को मिला था और इसलिए जैसे ही यह ग्रह नजदीक आया सबकी सांसें थम गई। जब मिशन कमांडर आर्यन ने इस ग्रह को पहली बार देखा तो उनके मुंह से बस ये ही शब्द सबसे पहले निकले, यह तो हमारी पृथ्वी जैसा ही दिख रहा है। सारे क्रू मेंबर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि आज तक वैज्ञानिक किसी सौर मंडल में सुपर अर्थ नहीं ढूंढ पाए थे और इसलिए यह उनके सपने के सच होने जैसा था। वैज्ञानिकों के सामने साक्षात एक वैकल्पिक पृथ्वी खड़ी थी। हालांकि इस ग्रह का तारा सूर्य से ज्यादा बड़ा और चमकदार था। यह किसी मिड सीक्वेंस ब्लू स्टार जैसा था, जिसका मतलब था कि यह हमारे सूर्य से ज्यादा गर्म और ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन फिर भी चूंकि यह एलियन अर्थ गोल्डीलॉक्स जोन में था, इसलिए यहाँ पर हमारी अर्थ की तरह ही पानी तरल रूप में रह सकता था और जीवन पनप सकता था। पर अगर यहाँ जीवन है तो वह कैसे स्थिति में होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला था। जैसे ही टीम ने ग्रह की सतह पर उतरने की तैयारी की, उन्हें मिलने वाले रेडियो सिग्नल्स और भी तेज होने लगे, जिससे यह तो कंफर्म हो गया कि वो इस विशाल इंटरस्टेलर स्पेस में सही जगह पर पहुंचे हैं। कैप्टन, हमें जीवन के संकेत मिल रहे हैं। यहां इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। जैसे ही लैंडिंग हुई, वैज्ञानिकों ने देखा यहां की सभ्यता बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन वे तकनीकी रूप से पिछड़े थे। कोई अंतरिक्ष यान, कोई सैटेलाइट नहीं, बस मध्यम स्तर की तकनीकें थी यहाँ पे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे खतरे में थे और शायद विलुप्त होने के कागार पर भी। पर क्यों, इसका पता लगाना भी बाकी था। वहां जैसे ही स्पेसशिप लैंड हुआ, एलियन ह्यूमंस की वह लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि वो हमारे लोगों से हाइट में औसतन छोटे थे और उनके नाक और कान भी हमसे थोड़ा लंबे थे, शायद इस ग्रह की अधिक ग्रेविटी की वजह से। जब क्रू मेंबर से स्पेसशिप से बाहर आने लगे तो वो वहां के लोगों का भव्य स्वागत देखकर उन्हें यह तो एहसास हो गया कि उन्होंने यह मिशन को अंजाम देकर कोई गलती नहीं की थी। निश्चित ही ये एलियन सभ्यता हमारे ह्यूमन काइंड के लिए खतरनाक नहीं थी, बल्कि ये शायद मदद की उम्मीद में हमारी ही आस लगाए बैठी थी। पर आखिर इनके साथ बात हो तो कैसे? इनकी भाषा और हमारी भाषा बिल्कुल अलग थी। पर उन एलियन ह्यूमंस ने भी कुछ जुगाड़ पहले से ही कर रखे थे और इसलिए ह्यूमन क्रूज से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने अंदाज में अभिवादन करते हुए कुछ तस्वीरें दिखाकर अपनी समस्या क्रू मेंबर्स तक पहुंचाने की कोशिश करी। और वे तस्वीरें जो दिखा रहे थे वो देख क्रू मेंबर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल इन एलियंस ह्यूमंस को वहां के समुद्र के विशाल जीव नष्ट कर रहे थे। वहां पिछले कुछ दशक से लगातार समुद्र से विशालकाय जीव निकलते और शहरों को तबाह कर देते। हर कुछ महीनों में इनका हमला होता और यह एलियन सभ्यता बेबस थी। यही कारण था कि उन्होंने अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे। दरअसल वे इतनी विकसित सभ्यता नहीं थे कि खुद पर इन जीवों से लड़ पाते। उन्होंने अपनी सीमित तकनीक से अंतरिक्ष में संदेश भेजा,
यह उम्मीद करते हुए कि कोई उन्नत सभ्यता उनकी मदद के लिए आएगी। और अब चूंकि ह्यूमंस यहां आ चुके थे तो अब उनके सामने दो रास्ते थे, पीछे हट जाना और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, या फिर उनकी मदद करना। लेकिन इनकी मदद का मतलब होता एक इंटरस्टेलर युद्ध। हालांकि बिना कोई दो राय बनाए इंसानों ने इस सिविलाइजेशन की मदद करने का फैसला किया, जो कि आसान कहीं से भी नहीं होने वाला था। यह सिर्फ बचाव अभियान जैसा नहीं था, यह एक पूर्ण युद्ध की तैयारी थी। इन खूंखार और विशाल का इंटरस्टेलर जायंट से लड़ने के लिए हथियार बनाने की जरूरत थी जो इन समुद्री दैत्यों को रोक सके। उसके बाद इस एलियन सभ्यता को लड़ाई के लिए तैयार करना था और एक रणनीति बनानी थी, क्योंकि ये जीव बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जो कि निश्चित ही चंद दिनों या चंद हफ्तों में होना संभव नहीं था। दोस्तों, इस ग्रह पर इंसानों की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। हम यहां मदद करने आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हमने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। एलियन सभ्यता को बचाने के लिए हमने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हथियार बनाए जा रहे थे, रणनीतियां तैयार हो रही थी और पहली बार यह सभ्यता हमारी मदद से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन इसके साथ ही मन में यह एक सवाल भी क्रू मेंबर्स के घूम रहा था कि क्या यह सही फैसला था, क्योंकि हो सकता था कि इस एलियन ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया हो जिससे समुद्र जीव इस प्रकार हावी हो रहे हों। और क्या ये समुद्री दैत्य सिर्फ जंगली जीव थे या वे भी कुछ कहना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस ग्रह से सिग्नल बाहर गए तो क्या कोई और भी इसे सुन रहा था, और क्या वो भी इस ग्रह पर पहुंचने वाला था? क्योंकि अगर ऐसा था तो वो हो सकता है कि उसमें उन समुद्री जीव की साइड लेकर युद्ध में शामिल होते और यह इस ग्रह पर एक विश्व युद्ध जैसा विकराल रूप ले लेता। और उन सब सवालों के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक से एक क्रू मेंबर्स ने दूर से एक और सिग्नल को आते हुए ट्रेस किया, यानी कि हम यहां अकेले नहीं पहुंचे थे, यहां कोई और भी आ रहा था और उनकी गति हमसे 3 गुना ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि वो हमसे ज्यादा एडवांस, और यह एक इंटरस्टेलर वार छिड़ने का संकेत था। जब इंसान अंतरिक्ष में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ तारे और ग्रह नहीं मिले, बल्कि एक नई दुनिया की पुकार सुनाई दी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक रहस्यमय सिग्नल मिला, जिसमें एक ग्रह के मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स थे। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत के बाद यह तय किया कि यह सिग्नल किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया था, लेकिन वहां जाने की तकनीक उनके पास नहीं थी। इसी कारण भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जो प्रकाश की गति के 25% तक यात्रा कर सकता था। और एक विशेष मिशन दल गठित किया गया, जिसमें कैप्टन आर्यन सिंह, डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर, इगोर रोमानोव, डॉक्टर ली वेन और सुरक्षा दल में 5 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे। इस दल ने अंतरिक्ष में एक अनजान ग्रह की यात्रा शुरू की और आखिरकार जब वे उस रहस्यमय ग्रह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह लगभग पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा और एक विशाल तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। तो इस प्रकार एक रहस्यमय ग्रह, अज्ञात संकेत और एक ऐसी सभ्यता जो विनाश के कागार पर थी, मानव वहां पहुंचे जहां उन्होंने हथियार बनाए और युद्ध में कूद पड़े। लेकिन क्या यह एक बस सीधी लड़ाई थी या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या मानव इस युद्ध को जीत पाएंगे या फिर अंतरिक्ष में कोई और ताकत उनके खिलाफ खड़ी हो रही है? इस ग्रह की असली सच्चाई क्या है? इंटरस्टेलर वार की असल कहानी तो अब शुरू होगी।
हालांकि इसमें असली दुश्मन का अभी आना बाकी है। आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल, जहां हम रहस्यों से भरी स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज हर हफ्ते प्रस्तुत करते हैं। कई वर्षों की यात्रा के बाद मानो इस एलियन अर्थ पर पहुंच तो चुके थे। उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को भी भांप लिया था और वो इस इंटरस्टेलर युद्ध में एलियन ह्यूमन का साथ देने के लिए भी राजी हो गए थे। पर उन्होंने इस बात की अनुभूति की थी कि ये युद्ध इस ग्रह पर मौजूद तकनीक और हथियार से नहीं लड़ा जा सकता था। इसके लिए हथियार और नए तकनीकों के नए जत्थे के निर्माण करने की सख्त जरूरत थी। कुछ ऐसा जो आज तक यहाँ किसी सभ्यता ने विकसित ना किया हो, कुछ ऐसा जो आज तक उन विशालकाय समुद्री दानवों ने भी नहीं देखा हो, और कुछ ऐसा जो इस युद्ध को पूरी तरह समाप्त ही कर दे और इंसानों को विजयी बनाए। ह्यूमंस को ऐसे किसी एस्ट्रोवर्स ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, पर आखिर यह ब्रह्मास्त्र क्या हो सकता था? कैप्टन आर्यन सिंह ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि हमें अत्याधुनिक हथियार विकसित करने होंगे, और इसके बाद कई महीनों के लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद इंसानों ने एलियन ह्यूमंस के साथ मिलकर अपनी फ्यूजन तकनीक, उन्नत धातु विज्ञान और बायोलॉजिकल रिसर्च को मिलाकर एक नई श्रेणी के हथियार बनाए। और ये हथियार कुछ इस प्रकार थे। सोनिक वेव ब्लास्टर्स, जो समुद्री दैत्यों के मस्तिष्क में एक भयंकर कंपन पैदा कर सकते थे। प्लाज्मा कैनन्स, जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले तोप थे और पानी के अंदर भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे। एक्वा माइंस, जो गहराई में छिपकर फटने वाले विस्फोटक थे, जो दैत्यों की गति को धीमा कर हमेशा के लिए रोक सकते थे। और एक्सोसूट्स, ऐसे सूट्स थे जो सैनिकों को पानी के अंदर भी तेजी से मूव करने की क्षमता दे सकते थे। वहीं इसके अलावा डॉक्टर ली वेन ने समुद्री जीवों की संरचना को समझने के लिए उनके डीएनए का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इन दैत्यों की त्वचा बेहद कठोर थी, लेकिन ध्वनि तरंगों और उच्च ऊर्जा लेजर्स से कमजोर की जा सकती थी, और वो इसी कमजोर नस पर हमला बोल सकते थे। और इसलिए इगोर रोमानोव ने तुरंत उन हथियारों का प्रोटोटाइप तैयार करना शुरू किया, जबकि डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर ने ग्रह की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चुने जहां से समुद्री दैत्यों पर हमला किया जा सकता था। हथियारों का जत्था तैयार था, टीम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। तकरीबन 1 लाख एलियंस ह्यूमंस को लीड करने के लिए धरती से आए कुछ ह्यूमंस तत्पर थे। इस ग्रह के निवासी पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था और अब बारी थी युद्ध क्षेत्र में हुंकार भरने की। 1 लाख की सेना और अपने चंद दर्जन सेनापति अत्याधुनिक हथियारों से लैस अब समुद्र के तट पर तैनात हो चुके थे, पर सामने अभी कोई भी हलचल नहीं थी। शायद यह किसी तूफान से पहले की शांति थी, और आखिर में हुआ वही भी। इस सन्नाटे से भरे समंदर में अचानक एक ऐसी हलचल हुई जिससे पूरे समंदर का पानी हिल उठा। पानी में एक विशाल लहर उठी और उसके भीतर से एक टाइटन बीस्ट उग्र होकर उभरने लगा। टाइटन बीस्ट ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये महासागर के सदियों पुराने राजा थे। उनके आकार की कोई सीमा नहीं थी, उनकी शक्ति की कोई परख नहीं थी, और उनकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। ये किसी गगनचुंबी इमारत जितने बड़े थे, और इनकी आवाज मानो किसी फाइटर जेट की आवाज की तरह तीखी और तेज थी। जैसे ही यह बाहर आया, इसने अपनी चीख से सैनिकों के कान के चादर फाड़ने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो 200 मीटर लंबा काली कटहल जैसी त्वचा वाला बीट्स बाहर आया, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थी। उसकी चमड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी पारंपरिक हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पर फिर भी
सेना कमांडर ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और इस आदेश के साथ ही प्लाज्मा कैनन यानी कि प्लाज्मा तोप से आग बरसने लगी। हरे नीले रंग की प्लाज्मा ऊर्जा जल के अंदर भी चमक रही थी। जैसे ही गोलियां दैत्य के शरीर से टकराई, उसकी त्वचा पर जलन के गहरे निशान पड़ने लगे, लेकिन दैत्य ने अपनी भीमकाय पूंछ से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पूरा क्षेत्र कपकपा उठा। सैनिकों की पंक्तियां बिखर गई, कुछ संतुलन खोकर पानी में गिर पड़े। कुछ सैनिकों को तो इतनी जोरदार झटका लगा कि वे दूर जाकर गिरे और उनके एक्सोसूट से डैमेज हो गए। उनका पहला हमला अब बेकार होता हुआ नजर आ रहा था और इसलिए डॉक्टर ली वैन स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये बीस्ट्स पानी के अंदर हद से ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्हें नष्ट करने के लिए अब कुछ और घातक करने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने डिवाइस में एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सक्रिय किया और अब बारी थी सोनिक वेव ब्लास्टर्स को इस्तेमाल में लाने की। जैसे ही यह हथियार एक्टिव हुआ, इसके अंदर मौजूद ऊर्जा से भरे साउंड वेव जनरेटर सक्रिय हो गए, जिससे एक भयंकर बजिंग साउंड की उत्पत्ति हुई और एक अति उच्च ध्वनि महासागर में गूंज उठी। यह ध्वनि इंसानों के लिए परेशानी की सबब नहीं थी, लेकिन राक्षसों के लिए यह मौत की घंटी थी। इसके एक्टिव होते और हमला बोलते ही वो बीट्स दर्द से चीखने लगा, मानो इस साउंड फ्रीक्वेंसी से उसके स्किन पर लहरें सी दौड़ने लगी हों और उसका शरीर एक अनजानी पीड़ा से कर्राह उठा हो। पर समुद्र तट पर मौजूद टीम ने अभी भी हमला नहीं रोका। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बीस्ट उन फ्रीक्वेंसीज से परेशान हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें इससे उबरने का मौका न देते हुए तीसरे हथियार से हमले की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें अब बारी थी एक्वा माइंस को एक्टिवेट करने की। जी हाँ, एक्वा माइंस यानी कि समुद्र के अंदर बिछाई गई विस्फोटक। समुद्र की गहराई में छिपी हुई खदानें सक्रिय हो गई और एक एक करके हर तरफ धमाके होने लगे, मानो अचानक से समंदर के सतह पर भूचाल आ गया हो। और इस लगातार विस्फोट से धीरे धीरे पानी का रंग लाल होने लगा। दरअसल इन लगातार हमलों में एक अंततः विशालकाय दैत्य चीखता हुआ गिर पड़ा था। उसका शरीर अधजला हुआ लहूलुहान हो चुका था। ये एलियंस ह्यूमंस के इतिहास में पहली बार था जब उन्होंने ऐसे किसी एक दानव को मार गिराया था, और यही देखकर वहां मौजूद सारे सैनिक खुशी से झूम उठे। हम जीत रहे हैं, हमारी धरती वापस से हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन तभी उनकी खुशी को मानो ग्रहण लग गया। एक बीस्ट को तो उन्होंने मार गिराया था, पर इसके बावजूद बाकी बीस्ट पीछे नहीं हट रहे थे। लोगों का अनुमान गलत था। यह बीस्ट डर के भागने वालों में से नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो ये भी इन एलियन ह्यूमंस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें उनके साथी मारे तो गए थे, पर वे सिर्फ गिने चुने थे। अब महासागर में हलचलें तेज हो गई थी। तभी एक सैनिक ने चिल्लाते हुए बोला, कैप्टन, कुछ बड़ा आ रहा है। और इससे पहले कि सैनिक कुछ सोच पाते, उन्हें एक और दैत्य पहले से दोगुना बड़ा अपने सामने समुद्र से करवट लेता हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पिछले हमलों के भी घाव दिख रहे थे, लेकिन उन पर एक जैविक परत चढ़ी हुई थी, यानी कि उनकी त्वचा पुनर्जीवित हो रही थी। यह देख डॉक्टर कार्टर हक्का बक्का रह गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये बीस्ट खुद को ठीक कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बताया कि अगर उन्हें इस बीस्ट को रोकना है तो उन्हें मिलकर इसकी पुनर्जीवित करने की शक्ति को रोकना होगा। पर ऐसा होता कैसे? अब इंसानों के पास एक ही विकल्प बचा था, पूर्ण शक्ति से हमला। कैप्टन ने तुरंत अपने सैनिकों को फ्यूजन मिसाइल तैयार करने की सूचना दी, और इगोर रोमानोव की मदद से उन्होंने तुरंत अपने फ्यूजन टैंक से कनेक्शन किया और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। 3, 2, 1 फायर। आकाश से लाल नीली चमकदार मिसाइलें महासागर में गिरने लगी। हर तरफ बस धमाका ही धमाका नजर आ रहा था।
जहां देखो वहां समंदर में भयंकर विस्फोट होने लगे थे और जैसे ही आखिरी मिसाइल गिरी, महासागर का रंग और भी गहरा लाल हो चुका था। इस ताबड़तोड़ हमले से बचे हुए टाइटन बीस्ट्स भागने लगे और अंततः इस ग्रह के लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने पहली बार इन राक्षसों को पीछे हटते हुए देखा था और शायद पहली बार वो खुद को जीतता हुआ देख रहे थे। जहां वो मैदान छोड़ के भागने के बजाय उन भयंकर दानवों को समुद्र छोड़कर भागते हुए देख रहे थे, उन्हें अब जीत की खुशबू आने लगी थी। पर तभी कैप्टन आर्यन ने अपने आसपास कुछ गड़बड़ महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो यहां कुछ गलत होने वाला था और इसलिए वो तुरंत भागते हुए स्कैनर के पास गए और उन्होंने उस पर नजर डाली। और स्कैनर पर जो उन्हें दिखा, उस नजारे ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। स्क्रीन पर कुछ अजीब तरंगे आ रही थी, मानो कोई बाहरी शक्ति काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। और तभी एक भयंकर रोशनी के साथ आकाश में एक विशाल एलियन युद्धपोत प्रकट हुआ। यह कोई मानव जहाज नहीं था, यह किसी और ग्रह का था, किसी और ही सभ्यता का। ग्रह के एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो एजिट्रॉन्स हैं। एजिट्रॉन्स एक और उन्नत एलियन सभ्यता, जिन्होंने भी वही रहस्यमय सिग्नल पकड़ा था। लेकिन वे यहां इंसानों की मदद करने नहीं, बल्कि समुद्री दैत्यों का साथ देने आए थे। और इसलिए उनका एक कमांडर आगे बढ़ा और उसने इंसानों को धमकी देते हुए कहा, तुमने हमारे मित्रों पर हमला किया, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये देख एलियन ह्यूमंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस अनजान खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब यह युद्ध 2 वर्सेस 2 हो चुका था। इंसान और ग्रह के मूल निवासी बनाम समुद्री दैत्य और एजिट्रॉन्स। एजिट्रॉन्स ने अपनी एंटी ग्रेविटी तकनीक से अपने जहाजों को महासागर के ऊपर तैनात कर दिया और चूंकि इंसानों ने पहले कभी एजिट्रॉन से मुकाबला नहीं किया था और उनकी हथियार तकनीकी बहुत उन्नत थी, इसलिए अब वो इस युद्ध में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऊपर से एजिट्रॉन्स ने इस हाइपर बीम गन से हमला करना शुरू कर दिया था। इंसानों के एक्सोसूट्स और प्लाज्मा कैनन्स प्रभावी थे, लेकिन एजिट्रॉन्स के पास एक स्मार्ट ड्रोन आर्मी थी जो अपने लक्ष्यों को ट्रैक करके हमला कर सकती थी, जिस वजह से यहां पर न चाहते हुए एलियंस ह्यूमंस को अपने पांव पीछे करने पड़े। कैप्टन ने अपनी बची हुई खुची सेना को हथियार डालकर वापस लौट जाने का आदेश दिया और किसी तरह वो बचते बचाते वहां से बाहर निकले। हालांकि इस पूरे युद्ध में उनके 1000 सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और ऐसा लग रहा था मानो उनकी यह कुर्बानी जाया चली गई हो। पर क्या सच में ऐसा था? क्या यही इस युद्ध का अंत था या फिर यह एक नई सिरे से और भी भयानक युद्ध की शुरुआत थी? सवाल अब यह था कि क्या इंसान इस युद्ध को कभी जीत पाएंगे? आखिर एजिट्रॉन्स का असली मकसद क्या था? वो आखिर उन बीस्ट की मदद क्यों कर रहे थे? इसके पीछे आखिर कौन सा गहरा रहस्य छिपा था? अभी इन सवालों के जवाब बाकी थे और साथ ही बाकी थी एक और चीज, और वो थी एक और भी शक्तिशाली पलटवार। समुद्र की सतह अब भी लाल थी। धुएं और विस्फोटों के बीच इंसानी सैनिक अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। ऊपर आसमान में एजिट्रॉन्स का विशाल युद्धपोत मंडरा रहा था, एक काली धधकती छाया जिसके नीचे से नीली चमकती ऊर्जा लहरें उठ रही थी। कैप्टन आर्यन सिंह की आंखें स्कैनर पर जमी थीं, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरअसल यह कोई साधारण जहाज नहीं था, इसकी ऊर्जा सिग्नेचर इस ग्रह के किसी भी तत्व से मेल नहीं खाती थी और इसलिए डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर तुरंत इसकी गणना करने में लग गई कि अगर यह हमला करता है तो हमारे पास बचने का कोई उपाय भी मौजूद होगा या नहीं। लेकिन इसी बीच तभी एक भयंकर झटके ने पूरी जमीन को कपा दिया। एजिट्रॉन्स ने अपने जहाज से हाइपर बीम गन से दागनी शुरू कर दी थी। भयंकर लाल किरणें जो धरती पर गिरते ही ज्वालामुखी जैसे विस्फोट कर रही थी।
इंसानों की सेना बिखरने लगी। 100 सूट्स में लगे सुरक्षा कवच एक एक कर पिघल रहे थे। आर्यन सिंह ने तुरंत कम्युनिकेशन लाइन खोली और कहा, सभी सैनिक फॉर्मेशन B7 अपनाओ, हमें जवाब देना होगा। लेकिन तभी समुद्र के भीतर से एक और झटका आया। अचानक नीले रंग की भयंकर बिजली समुद्र के नीचे चमकी और विशाल लहरें उठने लगी। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। पर अजीब बात यह थी कि यह कोई टाइटन बीस्ट नहीं था, यह कुछ और ही था। एक प्राचीन संरचना, हजारों साल पुराना एक विशाल मंदिर, जिसकी दीवारों पर अजीब लिपि और चमकती हुई उंगलियों के निशान बने थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मंदिर के शीर्ष पर एक आंख जैसी आकृति थी जो जल रही थी, जिसे देख डॉक्टर ली वेन ने कांपती आवाज में कहा, यह एक वार्निंग हो सकती है, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं देखा हो। एजिट्रॉन्स के जहाज अब सीधे उस संरचना पर फायरिंग कर रहे थे, मानो वे इसे नष्ट करने के लिए आए हों। लेकिन क्यों? क्या इस प्राचीन संरचना के अंदर कुछ ऐसा था जो एजिट्रॉन्स और इन टाइटन बीस्ट दोनों के अस्तित्व के लिए खतरा था? या फिर यह इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था जो अभी तक खुला ही नहीं था? अब जब हमने एक रहस्यमयी, भव्य और अद्वितीय शुरुआत कर दी है, तो आइए अब इसमें प्रवेश करते हैं, जहां कहानी में हर कदम पर कुछ नया और चौंकाने वाला होगा। तो क्या आप तैयार हैं? पूर्व में हुई हार और एजिट्रॉन्स के अत्याधुनिक हथियारों के सामने पृथ्वी के सैनिकों को अपनी स्थिति से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। परंतु यह एक स्थायी हार नहीं थी। पृथ्वी के सैनिकों ने पीछे हटकर अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया और एक नए जोश और तैयारी के साथ वापस लौटने का निर्णय लिया। सप्ताहों तक शांति के माहौल में रहते हुए वे अपने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को नए हथियारों के निर्माण में लगा रहे थे। सोनिक वेव ब्लास्टर्स, प्लाज्मा कैनन्स और एक्सोसूट्स के साथ साथ अब उन्होंने फ्यूजन मिसाइल्स और क्वांटम शील्ड्स जैसी नई तकनीकों पर काम किया। यह एक नया युद्ध था और इस बार सैनिक पूरी तैयारी के साथ लौटे थे। महीनों की कड़ी मेहनत और नवीनीकरण के बाद वह समय आ गया था। एक बार फिर से धरती के सैनिकों ने अंतरिक्ष और महासागर के बीच उस रहस्यमय ग्रह पर कदम रखा। पर इस बार वे तैयार थे, दुनिया के सबसे खतरनाक दैत्य और अब तक के सबसे उन्नत एलियनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। महासागर के किनारे, जहां पहले उन्होंने अपनी हार का सामना किया था, वहां अब वे फिर से उतरे थे। युद्ध की घड़ी फिर से निकट आ चुकी थी और अब वे इस युद्ध को जीतने का पूरा इरादा रखते थे। वे जान चुके थे कि इस बार उन्हें खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और समर्पित बनाकर युद्ध में उतारना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पहली तैनाती शुरू की, समुद्र में एक अजीब सी खामोशी छा गई। समुद्र का पानी शांत था, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। और फिर एक झंकार के साथ समुद्र की गहराई से एक विशाल हलचल उठी, जिससे पूरी धरती हिल उठी। एक विशाल टाइटन बीस्ट के शरीर की छाया पानी में दिखाई दी, जो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। यह वही दैत्य था जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो चुका था। अब यह एक नया खतरा बन चुका था, जो न केवल पृथ्वी के सैनिकों को बल्कि उनके साथ मिलकर युद्ध कर रहे अन्य एलियन प्रजातियों को भी चुनौती दे रहा था। लेकिन इस बार पृथ्वी के सैनिक तैयार थे। फ्यूजन मिसाइल और क्वांटम शील्ड्स को सक्रिय करते हुए वे दैत्य पर जोरदार हमला करने लगे। भयंकर ध्वनि तरंगों और ऊर्जा शस्त्रों से दैत्य को घायल किया गया। इस बार उनका हमला पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। उनके हमलों ने दैत्य को कमजोर किया, लेकिन एक और दैत्य जो पहले से भी ज्यादा मजबूत था सामने आया। यह वही दैत्य था जिसकी त्वचा को पहले के हमलों से पुनर्जीवित किया गया था। यह बहुत अधिक खतरनाक हो चुका था। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। सोनिक वेव ब्लास्टर्स और एक्वा माइंस की संयुक्त शक्तियों ने इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
पहले से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियारों की मदद से अंततः पहला दैत्य गिरा और सैनिक इस जीत का उत्सव मनाने लगे, क्योंकि ये उनकी पहली जीत थी। लेकिन फिर भी वो जान गए थे कि इस युद्ध का अंत यह नहीं था। असली युद्ध तो अभी शुरू होना बाकी था। एजिट्रॉन्स अब पूरी ताकत से हमलावर हो चुके थे। यह एक नई चुनौती थी जिसमें अब टाइटन बीस्ट और एजिट्रॉन्स दोनों मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। अब यह सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक निर्णायक युद्ध बनने वाला था। पृथ्वी के सैनिक पूरी तरह से जंग में डूबे थे। EMP डिवाइस से एजिट्रॉन्स की ऊर्जा को नष्ट किया जा रहा था, लेकिन उनका हर प्रयास विफल हो रहा था, क्योंकि टाइटन बीस्ट के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध की असली धारा को बदल दिया था। और फिर एक विशाल एजिट्रॉन जो पूरी तरह से अजेय हो चुका था, सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही यह एजिट्रॉन पृथ्वी के सैनिकों की ओर बढ़ा, उनके पास अब केवल एक आखिरी मौका था। फ्यूजन मिसाइल और सोनिक वेव ब्लास्टर्स का अंतिम संयोजन, यह उनका आखिरी प्रयास था। और इसलिए एक आखिरी दांव के रूप में दोनों शक्तियों को एक साथ छोड़ा गया, जिससे ब्रह्मांड को कपा देने वाला एक भयावह विस्फोट हुआ। इस बार पृथ्वी के सैनिकों के हथियारों ने बेजोड़ प्रभाव डाला। टाइटन बीस्ट और एजिट्रॉन्स दोनों पर एक साथ हमला हुआ और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। और इसमें इन दोनों ही शक्तियों की अंततः पराजय हुई। महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद पृथ्वी के सैनिक अंततः जीत गए। हालांकि यह जीत केवल एक युद्ध की थी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में शांति बहाली की यह एक शुरुआत थी। सारे एलियन अर्थवासी धरतीवासियों के साथ जश्न मनाने में मशगूल थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का दिल अचानक से दहला दिया। पर क्या यह फिर से कोई टाइटन बीस्ट या एजिट्रॉन्स तो नहीं थे? नीले रंग की भयंकर बिजली समुद्र के नीचे चमकी और विशाल लहरें उठने लगी। पूरी धरती और महासागर एक अजीब ऊर्जा से कंपन करने लगे। सैनिकों की निगाहें समुद्र के बीचों बीच टिक गई, जहां एक विशाल आकृति उभर रही थी। लेकिन यह कोई टाइटन बीस्ट नहीं था, यह कुछ और था, कुछ प्राचीन, कुछ रहस्यमय। समुद्र की गहराइयों से धीरे धीरे एक विशाल मंदिर प्रकट हो रहा था। इसकी दीवारों पर अजीब लिपियां उकेरी गई थी और हर ओर चमकते हुए रहस्यमय उंगलियों के निशान थे। इसकी संरचना इतनी प्राचीन थी कि यह सहस्त्र शताब्दियों से जल के नीचे दबी हुई प्रतीत होती थी। लेकिन सबसे भयावह चीज थी मंदिर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल आंख। वह आंख जल रही थी। दरअसल यह कोई साधारण संरचना नहीं थी, यह कोई चेतावनी हो सकती थी, कुछ ऐसा जो अब तक धरतीवासियों ने कभी नहीं देखा था। उधर अब एजिट्रॉन्स के जहाज इस संरचना पर सीधे फायरिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे इसे नष्ट करने आए हों। लेकिन क्यों? क्या यह मंदिर उनके अस्तित्व के लिए कोई खतरा था, या फिर क्या यह मंदिर इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य छिपाए हुए था? सभी सैनिकों के मन में यह सवाल गूंज ही रहा था, तभी मंदिर की आंख और अधिक चमकने लगी। अचानक एक गूंजती हुई ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। टाइटन बीस्ट, जो अब तक बेकाबू थे, अचानक शांत हो गए। एजिट्रॉन्स के जहाज, जो अब तक इस मंदिर को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक अपनी स्थिति बदलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। फिर मंदिर की दीवारों से नीली ऊर्जा की लहरें निकली, जो चारों ओर फैलने लगी। जैसे जैसे यह ऊर्जा एजिट्रॉन्स और टाइटन बीस्ट तक पहुंची, वे एक क्षण के लिए स्थिर हो गए। एक अजीब सी शांति चारों ओर छा गई। अब यह स्पष्ट हो चुका था, यह मंदिर एक शांति रक्षक अर्थात एक पीस कीपर था। यह कोई साधारण संरचना नहीं थी, यह एक प्राचीन संतुलन प्रणाली थी जो इस पूरे ग्रह के अस्तित्व को बनाए रखती थी। यह न केवल समुद्र के टाइटन बीस्ट को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि एजिट्रॉन्स को भी रोकने में सक्षम था। यह मंदिर उन सभी जीवों की रक्षा के लिए बना था जो इस ग्रह पर रहते थे। और जब डॉक्टर ली वेन ने मंदिरों की दीवारों को छुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक संरचना नहीं थी, यह अपने अंदर इस ग्रह का पूरा इतिहास सजोए थी।
यह यहाँ हजारों वर्षों से थी, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा लालच और यह असीम हिंसा ने इसे जागृत होने पर मजबूर किया था। यह मंदिर केवल एक युद्ध का अंत करने के लिए नहीं आया था, बल्कि यह भी बताने आया था कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। और इसलिए जब मंदिर की आंख और अधिक चमकी, उनकी ऊर्जा ने एजिट्रॉन्स और टाइटन बीस्ट दोनों पर नियंत्रण कर लिया। परिणाम स्वरूप अब कोई भी हमला नहीं कर रहा था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। एजिट्रॉन्स, जो अब तक पृथ्वी को नष्ट करने के इरादे से आए थे, अचानक पीछे हटने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस ग्रह पर ऐसी शक्ति थी जो युद्ध से कहीं अधिक मजबूत थी। टाइटन बीस्ट, जो अब तक बिना किसी नियंत्रण के तबाही मचा रहे थे, अब मंदिर की ऊर्जा से नियंत्रित होने लगे थे। पृथ्वी के सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर दी। वे समझ चुके थे इस ग्रह को बचाने का एक ही तरीका था, युद्ध को समाप्त करना। यह प्राचीन संरचना जो समुद्र के नीचे दबी हुई थी, अब पुनः अपने स्थान की ओर जाने लगी। जैसे जैसे यह जल में समाने लगी, इसकी आंख धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। लेकिन यह अपनी छाप छोड़ चुका था, एक महत्वपूर्ण संदेश कि युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि शांति नई संभावनाओं को जन्म देती है। इस पूरे घटना के पश्चात एजिट्रॉन्स वापस अपने ग्रह लौट गए। टाइटन बीस्ट अब शांत हो चुके थे और पृथ्वी के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे। इस युद्ध ने केवल यह साबित किया कि विनाश से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, शांति ही अंतिम सत्य है। अब यह ग्रह पहले से अधिक शांतिपूर्ण था और धरती के सैनिकों ने एक नया संकल्प लिया। हमें अपनी शक्ति केवल रक्षा के लिए प्रयोग करनी चाहिए, न कि अनावश्यक विनाश के लिए। समुद्र शांत हो चुका था, आकाश अब साफ था, पृथ्वी अब पहले से अधिक सुरक्षित थी और अब बारी थी धरती से आए इंसानों को इस एलियन अर्थ पर एक शानदार सफर की शुरुआत करने की और अपने धरती पर वो सिग्नल भेजने की, जिससे कि वहां के लोगों को ये आश्वासन मिल सके कि ये यहाँ सुरक्षित है। और उन्होंने इनकी खूब मदद भी की और जल्द ही वो धरती के लिए वापस रवाना होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कीएस ज्ञान चैनल और ये थी कहानी इंटरस्टेलर वार की, जिसकी शुरुआत तो एक छोटे से सिग्नल से हुई थी, जहां धरतीवासी बस किसी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन की खोज में अपने सौर मंडल से बाहर निकले थे। पर उनकी किस्मत में शायद इस इंटरस्टेलर और पीस मेकिंग वार का हिस्सा बनना लिखा था। हालांकि यह बेहद खुशी की बात है कि वो इसका हिस्सा बने और उन्होंने ब्रह्मांड में पुनः शांति की स्थापना की और इसे पूर्ण रूप से बहाल किया।